जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट कर चुके थे, और दोस्तों फिजिक्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री भी, बायो यानी कि साइंस का दोस्तों जो मेन पोर्शन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो हम लोग दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और इनसे संबंधित कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग कंसेप्ट को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली हमारे चैनल पर आए पहली बार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी का प्लेलिस्ट दोस्तों हमारा चैनल पर बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग कंसेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर की शुरुआत की बात करें तो कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुआ, कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा एक ब्लेज पास्कल नाम का साइंटिस्ट था, ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। क्या किया था? इलेक्ट्रॉनिक या आंतरिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, जिसका नाम क्या था? पास्कलिन था। तो कंप्यूटर का जनरेशन दोस्तों अचानक यूं ही नहीं शुरू हुआ था। पहले पास्कलिन नाम से कैलकुलेटर बनाया गया, उसी के जरिए से आगे धीरे धीरे आइडिया मिलता गया कि कैसे क्या कंप्यूटर का निर्माण होगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर के जनक के बारे में, तो कंप्यूटर के जनक दोस्तों हमारा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज की बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर के जनक या तो फादर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगर दोस्तों इसकी डेट की बात करें कि डेट का, कि कब इन्होंने ये मतलब कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा तर्क वितर्क किया या सोचने समझने लगे, तो 1833 में। कब? 1833 में। तो सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी दिया वो चार्ल्स बेबेज ने दिया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक जनक भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, हम दोस्तों सिर्फ यहाँ पे वन लाइनर को लिखेंगे, पूरा डिटेल से हम देखेंगे नहीं, वन लाइनर देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी को सिर्फ देखेंगे। जो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, फर्स्ट, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो वो क्या था? इनाइक था। क्या था? इनाइक 1 था। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये वर्ल्ड के लिए था, यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? इनाइक था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार बहुतों बार पूछा जा चुका है, बहुतों बार इसे दोस्तों पूछा जा चुका है। अब हम दोस्तों अगले पॉइंट की अगर बात करें, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो भारत का जो सबसे पहला कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, सॉरी, भारत में अगर पहला कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, भारत में पहला कंप्यूटर, भारत में पहला कंप्यूटर जो था वो, उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। तो भारत का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जाता है। और कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे पहले भारत में कहाँ किया गया था? तो वो डाकघर में इस्तेमाल किया गया था। कहाँ पे? डाकघर में कंप्यूटर का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। भारत में, भारत में अपने डाकघर में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, भारत में, सबसे पहले भारत में। अब हम दोस्तों और जनरेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर पहली पीढ़ी की बात करें दोस्तों, पहली पीढ़ी यानी कि जनरेशन क्या? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो पहला फर्स्ट जनरेशन का जो कार्यकाल था वो क्या था? 1940 से 56 तक था। कितने तक साल तक था? 1956 तक था। और इसमें दोस्तों जो मुख्य घटक या कंपोनेंट की बात करें जो इस्तेमाल किया गया था, वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक वाल्व था। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व था, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व। और दोस्तों इसमें एक चीज और इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अब दोस्तों इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल क्या था? ई एन एस डी ए से, डी ए। अगर फर्स्ट, अगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, इसका क्या हो गया? ये एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला क्या था? ई डी एस ए सी,
EDVAC, UNVAC, UNI है दोस्तों, UNIVAC, यानी कि दोस्तों लास्ट में देखिए AC, तो वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होगा। वो क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होगा। अब हम दोस्तों सेकंड जनरेशन के बारे में बात करते हैं। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, तो उसका सेकंड जनरेशन का कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो समय कितना, कब से कब था, तो 1957 से लेकर के 63 तक था। क्या था, 1957 से लेकर के 63 तक था। अब इसमें बात करें दोस्तों, इसमें मुख्य कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन का, जो मुख्य कंपोनेंट जो इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व था और वैक्यूम ट्यूब था। लेकिन इसमें जो था, वो जो मेन कंपोनेंट क्या था, वो ट्रांजिस्टर था। क्या था, ट्रांजिस्टर था। क्या था, ट्रांजिस्टर था। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल क्या था, आई बी एम 700, फिर IBM 700, फिर IBM 1400 CDC 1604, ये और एक और इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, ICL 1901। ये क्या था, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। अब हम दोस्तों थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, थर्ड जनरेशन। तो अब थर्ड जनरेशन की बात करें दोस्तों, थर्ड जनरेशन की बात करें, तो उसका कार्यकाल जो था कितना तक था, तो 1965 से लेकर के 71 तक क्या था, थर्ड जनरेशन का कार्यकाल था। अब इसमें मुख्य कंपोनेंट की बात करें दोस्तों, तो क्या लगाया गया था, तो इंटीग्रेटेड चिप लगाया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आता है, तो IBM, हमने सेकंड जनरेशन में क्या देखा, IBM 700 और 1401 था। लेकिन इसमें IBM क्या है, 360, IBM 360, IBM 370, ये क्या है, दो कंप्यूटर IBM के अंतर्गत में आता है थर्ड जनरेशन में। और साथ ही साथ इसके साथ साथ दोस्तों NCR 395, फिर CDC 1700, ये क्या था, मुख्य मुख्य यानी कि थर्ड जनरेशन का मुख्य कंप्यूटर के अंतर्गत में था। अब हम दोस्तों फोर्थ जनरेशन की बात करें, तो फोर्थ जनरेशन जो हमारा कहाँ से चलता था, ये 1971 के बाद से ये वर्तमान में अभी भी फोर्थ जनरेशन के चलते हैं। और फाइव जनरेशन भी अब तक दोस्तों फाइव जनरेशन भी आ चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करें, तो इसमें क्या था, इंटीग्रेटेड चिप था। इसमें उसी इंटीग्रेटेड चिप को क्या किया, बड़ा करके लगाया, यानी कि बिग इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। बिग इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों इसकी एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, एप्पल आएगा, और साथ ही साथ DCM आएगा। क्या आएगा, DCM आएगा, DCM आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर फाइव जनरेशन की बात करें, फिफ्थ जनरेशन की बात करें, तो ये फिफ्थ जनरेशन अभी भी क्या है, वर्तमान में चल ही रहा होगा। फिफ्थ जनरेशन का कोई डेट फिक्स इसका दोस्तों कार्यकाल का नहीं है, क्योंकि वर्तमान में चल ही रहा है ये। अब यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन की बात करें दोस्तों, मेन कंपोनेंट जो अभी, जैसे कि दोस्तों आजकल हमारा क्या चलता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है। वर्तमान में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ ही साथ दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, साथ ही साथ दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। आजकल ऑप्टिकल फाइबर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जनरेशन हमारा कंप्लीट होता है। क्या होता है, जनरेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम दोस्तों यहाँ कंप्यूटर के टाइप के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर के टाइप कितने कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर के टाइप की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। क्या होता है, माइक्रो होता है। फिर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। फिर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो सुपर कंप्यूटर होता है। क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर होता है। क्या होता है, क्वांटम क्वांटम अब यहाँ पे दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर की,
अब यहाँ पे दोस्तों अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत में दोस्तों जैसे कि हमारा क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, यानी कि पीसी जो हमारा होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर, या तो फिर हम इसके अंदर में मोबाइल हम रख सकते हैं, मोबाइल, टैब, ये सब सारा टैब या टैबलेट जो हमारा क्या होता है सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत में आता है। अब दोस्तों मिनी कंप्यूटर की बात करें और इसका छोटे मोटे यूज के लिए किया जाता है दोस्तों। अब मिनी कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है 5 से लगभग 50 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, 5 से 50 गुना अधिक शक्तिशाली होता है मिनी कंप्यूटर जो है, माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है 5 से 50 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो इसमें एक से अधिक आदमी एक साथ काम कर सकते हैं, यानी कि मेन फ्रेम को एक जगह फिक्स कर देगा, उसके बाद अधिक से अधिक कनेक्शन करके एक से अधिक लोग यानी कि मल्टी पर्पज से यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए अधिक से अधिक आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग पर्पज से, यानी 100 से अधिक भी कनेक्शन इसमें कर सकते हैं। अब सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो ये बहुत शक्तिशाली होता है, क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली होने के साथ साथ दोस्तों ये क्या होता है, शक्तिशाली होने के साथ साथ महंगा भी है। ये क्या है, बहुत महंगा भी होगा, शक्तिशाली भी होता है और बहुत महंगा भी होगा, और जटिल से जटिल कार्य को क्या करेगा, ये इजिली कर देगा, क्या करेगा, इजिली कोई भी कार्य कर सकता है सुपर कंप्यूटर के द्वारा। अब क्वांटम, अगर क्वांटम कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो ये इस प्रकार का कंप्यूटर विकास अंतिम चरण में हो सकता है। ये क्या हो सकता है, अंतिम चरण में हो सकता है। अभी तक क्वांटम कंप्यूटर बना नहीं दोस्तों, लेकिन ये बनाया जा सकता है भविष्य में। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ वर्ड के फुल फॉर्म के बारे में, या तो जो मेन मेन पोर्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पे इस्तेमाल किया गया, सबसे पहला भाषा क्या है, ये उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उसके बाद हम कुछ फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे कंप्यूटर से संबंधित में। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम दुनिया की अगर यहाँ पे दोस्तों हम दुनिया की सबसे पहली दुनिया की दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें, यानी कि सब जो भी बात करेंगे दुनिया के बारे में बात करेंगे, तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, दुनिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या था, तो क्रे वाई था, क्रे यानी कि सॉरी क्रे क्रे के वन था, क्या था, क्रे के वन था। अब दोस्तों दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक का जो सबसे पहला क्या था, इनाइक था, इनाइक था, इनाइक वन, या तो इनाइक हम कह सकते हैं इसको। अगर दोस्तों हम भाषा की बात करें कि सबसे पहले हमारा प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा भाषा इस्तेमाल किया गया था, प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किया जाता है ना दोस्तों, तो वो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था, प्रोग्रामिंग भाषा या लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो भाषा का इस्तेमाल जो किया गया था वो क्या था, फॉरट्रेन था, क्या था, फॉरट्रेन था, फॉरट्रेन। तो सबसे पहला लैंग्वेज जो इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए वो क्या था, फॉरट्रेन, फॉरट्रेन था। अगर पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा की बात करें दोस्तों, पांचवी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी के जनरेशन की भाषा की बात करें तो वो क्या था, प्रोलॉग था, क्या था, प्रोलॉग था, क्या था वो, प्रोलॉग था। अब हम दोस्तों कंप्यूटर से जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो कंप्यूटर का दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो सीपीयू हमारा होता है वो क्या होता है, ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का, क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत में हमारा तीन टर्म आता है, क्या आता है, तीन टर्म। पहला क्या होगा, एएलयू, दूसरा क्या होता है, सीयू, दूसरा क्या होता है, सीयू, यानी कि एएलयू, सीयू, और तीसरा क्या होता है, रजिस्टर, तीसरा क्या होता है, रजिस्टर, तीसरा क्या होता है, रजिस्टर था। अगर एएलयू की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और अगर सीयू की बात करें तो सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो ये सीपीयू के अंतर्गत में तीन टर्म आता है हमारा, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और
कंट्रोल यूनिट। अगर एएलयू की बात करें दोस्तों, तो जितने भी हमारे जोड़ घटाव से संबंधित टर्म या कैलकुलेशन वगैरह कैलकुलेटिंग का काम करना होता है, वो सारा काम हमारा कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। और सबसे पहले डाटा दोस्तों हमारा कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। फिर कंट्रोल यूनिट कुछ डाटा को रजिस्टर में सेव करता है उस डाटा को, और फिर डिमांड के अनुसार उसे एएलयू के पास भेजा जाता है, और एएलयू के पास से फिर डाटा कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, फिर रजिस्टर के पास सेव करेगा, यानी कि रजिस्टर एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये सीपीयू से संबंधित फुल फॉर्म हो गया। अब हम दोस्तों यहाँ पे मेमोरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या जानते हैं, मेमोरी के बारे में। मेमोरी दोस्तों हमारा, मेमोरी की बात करें दोस्तों, तो एक प्राथमिक मेमोरी होता है और एक द्वितीयक होता है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में दोस्तों सबसे पहले हम क्या जानते हैं, रैम के बारे में जानते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम की बात करें तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके अंतर्गत में दोस्तों एक रोम होता है, उसे क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये दो मेमोरी का फुल फॉर्म हो गया। तो दोस्तों तो रैम क्या कहता है, रैम ये अस्थाई कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्थाई, अस्थाई मेमोरी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अस्थाई मेमोरी कहलाता है। अस्थाई का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर हम कोई कंप्यूटर में अगर मान लें कोई डाटा को देख रहे हैं और अचानक से लाइट कट गया, तो वो अगर, और लाइट कटने के बाद हमारा कंप्यूटर क्या हुआ, स्विच ऑफ हो गया, तो फिर से वो डाटा हमारा रिकवर नहीं होगा, वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। वो डाटा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो वो हमारा रैम के कारण ऐसा होता है। तो वो रैम में हमारा डाटा मतलब सेव नहीं होता है, उसको सिर्फ हम देखते हैं, लेकिन जैसे ऑफ होगा तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। और रोम की बात करें तो ये फिक्स्ड होता है, यानी कि फिक्स्ड का मतलब ये परमानेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट होता है। इसमें हम पढ़ने के बाद अगर लाइट चला जाए तो ऑफ होने के बाद फिर से ये डाटा रिकवर हो जाता है, ये डाटा इसमें लॉस्ट नहीं होता है। और अस्थायी यानी कि रैम में डाटा लॉस्ट हो जाता है, और रीड यानी कि रोम में डाटा लॉस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए इसे अस्थायी कहा जाता है, और इसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड कहते हैं। और दोस्तों कई प्रकार का, जैसे कि दोस्तों और हम क्या जानते हैं, कंप्यूटर के अनेक से अनेक सारे बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो बहुत सारे पार्ट में दोस्तों हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, और कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो इनपुट के अंतर्गत की बात करें दोस्तों, तो इनपुट में हमारा क्या हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस कीबोर्ड हो गया, और जॉयस्टिक्स दोस्तों जिससे हम गेम खेलते हैं, जॉयस्टिक्स, और लाइटर पेन जो होता है, लाइटर पेन, ये सब क्या हो गया दोस्तों, इनपुट डिवाइस हो गया। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। अब दोस्तों एक टर्म हमारा बच जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर हमारा जो बना होता है दोस्तों, हार्डवेयर से भी बना होता है और सॉफ्टवेयर से भी, यानी कि दोनों के सम्मिलित रूप से ही हमारा कंप्यूटर संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो हार्डवेयर हमारा क्या होता है, जो जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं या तो देख सकते हैं। फिजिकली को क्या कर सकते हैं, जो फिजिकली रूप से यानी कि वास्तविक रूप से एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि अगर हम मॉनिटर की बात करें, तो मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारा का सारा क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। सीपीयू हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत में आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, जितने भी एप्लीकेशन, जैसे कि मोबाइल में हमारा एप्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या अन्य प्रकार का जितने भी प्रकार का यूट्यूब एप्लीकेशन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उसी प्रकार मोबाइल, यानी कि ये सब सारी क्या होते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर या तो एप्लीकेशन कहलाते हैं। तो बिना एप्लीकेशन का भी हमारा क्या है दोस्तों, कंप्यूटर संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन ही नहीं रहेगा तो हार्डवेयर क्या किस काम का। और अब अगर एप्लीकेशन है तो हार्डवेयर नहीं, तो फिर हार्डवेयर किस, यानी एप्लीकेशन किस काम का। तो अगर एक कंप्यूटर होना चाहिए, तो दोनों उसमें होना चाहिए, तो हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। अब एक चीज और दोस्तों, अगर हम एक साक्षर
अगर हम एक साक्षर कंप्यूटर बोले तो किसे कह सकते हैं? साक्षर कंप्यूटर का मतलब अगर कोई व्यक्ति साक्षर है कंप्यूटर में तो उसे हम कैसे समझेंगे कि वो क्या है? कंप्यूटर में साक्षर है, कंप्यूटर में साक्षर है। तो अगर अगर वो एप्लीकेशन को सही ढंग से चलाने के लिए सक्षम है, एप्लीकेशन को अगर सही ढंग से चलाने के लिए सक्षम है तो उसे हम कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं, साक्षर कंप्यूटर या कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंसेप्ट हो जाता है कंप्लीट। आई होप दोस्तों आप सभी को कंसेप्ट यहाँ तक ठीक लगा होगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? नर्व सेंटर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, जो हमारा सीपीयू जो क्या है, सीपीयू हमारा क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। तो दिमाग से जितने भी हमारे टर्म निकलेंगे वो सारे के सारे क्या होगा? संबंधित होंगे। तो सीपीयू का हमारा क्या हो गया? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है। तो जो नर्व सिस्टम की बात करें यानी कि कंट्रोल करने का काम दोस्तों कौन करता है? सीपीयू को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट को ही नर्व सिस्टम कहा जाता है। कंट्रोल कंट्रोल यूनिट को ही नर्व सिस्टम या तो नर्व सेंटर कहा जाता है, नर्व सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ पे नर्व सेंटर कंट्रोल यूनिट यानी कि सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंक गणितीय एवं तार्किक या तो लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? यानी कि देखिए तो अंक गणितीय मतलब क्या? जो जोड़ घटाव करने का काम करेगा वो हमारा कौन करेगा? जोड़ घटाव करने का काम कौन करेगा? तो हमने क्या कहा, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो हमारे जोड़ घटाव गणित करने का काम करेगा। जैसे कि देखिए दोस्तों ये क्या है, ये से हमारा ए का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक। क्या होता है? अर्थमेटिक। अगर अर्थमेटिक की बात करें दोस्तों तो अर्थमेटिक का ही मतलब होता है अंक गणित। क्या होता है? अंक गणित। जैसे कि हमने मैथ को भी नहीं देखते हैं, मैथ हमारा दो भाग में होता है, एक अर्थमेटिक होता है और एक ज्योमेट्री होता है या एडवांस मैथ होता है। तो ये ज्योमेट्री क्या होता है? हमारा अंक गणित होता है, यानी कि जोड़ घटाव या अंक गणितीय काम जितने करेंगे वो सारे के सारे काम कौन करेंगे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा, यानी कि एएलयू करेगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? पेरिफेरल पेरिफेरल नहीं माना जाता है। अब हम दोस्तों पेरिफेरल की बात करते हैं। पेरिफेरल की बात करो दोस्तों तो जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो गया? मॉनिटर हो गया। क्या हो गया? मॉनिटर हो गया। तो कंप्यूटर ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया। ये क्या हो गया? मॉनिटर। और मॉनिटर के साथ साथ हमें क्या चाहिए? एक सीपीयू चाहिए। सीपीयू और सीपीयू के साथ हमारा दोस्तों सीपीयू हमारा तो चाहिए ही चाहिए। अब दोस्तों कंप्यूटर का हमारा ये क्या हो गया? मेन टर्म हो गया। क्या हो गया? मेन टर्म। तो क्या इससे हमारा कंप्यूटर अभी भी चल सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसे चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें एक कीबोर्ड चाहिए। क्या चाहिए? कीबोर्ड चाहिए। फिर क्या चाहिए हमें? ये कीबोर्ड यहाँ से कनेक्ट करेंगे। फिर इसके लिए हमें क्या चाहिए? माउस चाहिए। फिर साथ ही साथ दोस्तों अगर जरूरत पड़े तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे? एक प्रिंटर को भी ऐड करेंगे। प्रिंटर। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर हमें और ज्यादा जरूरत है तो स्कैनर का भी ऐड करेंगे। स्कैनर का भी, यानी कि दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर में अलग से कोई टर्म जोड़ते हैं, जैसे कि दोस्तों अभी मैं जो आप सभी को बता रहा हूं यूट्यूब में, तो सबसे पहले मैंने दोस्तों पेन टैब को अटैच किया है। तो पेन टैब हमारे लिए क्या हो गया? एक पेरिफेरल हो गया। क्या हो गया? पेरिफेरल हो गया, क्योंकि हम बाहर से इसको ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर से ऐड कर रहे हैं। तो जब हम कोई सिस्टम में बाहर से कोई चीज ऐड करते हैं तो उसे पेरिफेरल कहा जाता है कंप्यूटर के लिए। तो कीबोर्ड हमारे लिए कंप्यूटर के लिए क्या हो गया? पेरिफेरल हो गया। माउस भी क्या हो गया? पेरिफेरल हो गया। प्रिंटर की बात करें या स्कैनर की बात करें तो ये भी क्या हो गया? पेरिफेरल डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहले से अंदर में इनबिल्ट होता है वो पेरिफेरल हमारा नहीं कहलाता है। तो माउस हमारा क्या है? माउस को हम बाहर से ऐड करते हैं, ये भी हमारा पेरिफेरल। प्रिंटर को बाहर से ऐड करते हैं, ये भी हमारा पेरिफेरल। कीबोर्ड को बाहर से ऐड करते हैं, ये भी हमारा पेरिफेरल। लेकिन दोस्तों हार्ड ड्राइव की बात करें, जो मेमोरी सिस्टम होता है वो पहले से ही क्या होता है? सीपीयू में इनबिल्ट होता है। क्या होता है? इनबिल्ट है, तो पहले से लगा होता है, अंदर में होता है उसका। बाहर से हम इसे नहीं लगाते हैं। तो हार्ड ड्राइव जो हमारा क्या है? वो पेरिफेरल नहीं है। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है। तो हमने क्या बताया दोस्तों? हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं या फिजिकली उसे हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है?
प्रिंटर, सॉरी हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। तो प्रिंटर हमारा हार्डवेयर है, माउस भी हमारा हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हमारा हार्डवेयर है। लेकिन दोस्तों कंपाइलर की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एप्लीकेशन है। इसे हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल का फेसबुक है दोस्तों, मोबाइल में हम फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम को क्या हम बाहर से निकाल कर टच कर सकते हैं क्या? वो ऐप को सिर्फ हम देख सकते हैं या तो उसमें हम प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर उसे फिजिकली निकाल के नहीं देख सकते कि वो फेसबुक कैसा होता है। सो तो कंपाइलर हमारा क्या यहाँ पे क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था? जो अंक गणितीय काम और तार्किक संचालन करने के लिए वो खुद से क्या होता है? सक्षम होता है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों? जो हमारा सीपीयू होता है उसी के अंतर्गत में हमारा क्या आता है? एएलयू होता है, जो हमारा अंक गणितीय का काम करता है। कंट्रोल यूनिट होता है, वो खुद से कंट्रोल करने का, तार्किक संचालन करने में काम करता है। ये हमारा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये सीपीयू होता है, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत में आता है? ये सारे के सारे हमारा माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत में आता है। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत में आता है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न स्वरूप है? विभिन्न प्रकार है, विभिन्न प्रकार है। तो स्टार्टिंग में ही दोस्तों जब हमने शुरू में स्टार्ट किया क्लास, तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर का टाइप देखा दोस्तों। उसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर को देखा, उसके बाद हम लोगों ने मिनी कंप्यूटर के बारे में जाना था, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में देखा था। मेन फ्रेम तो माइक्रो के अंतर्गत में दोस्तों हमने क्या देखा? जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, चाहे चाहे या तो फिर टैबलेट होता है, या तो हमारा मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन होता है, या लैपटॉप होता है। ये सब क्या होता है? पर्सनल होता है। क्या होता है? ये पर्सनल होता है। और वो हमारा क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर का ये सब टाइप है, भाग है, ये प्रकार है। तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर मिनी कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो माइक्रो से हमारा क्या होता है? 5 से 50 गुना तक अधिक शक्तिशाली होता है। और सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, और ये महंगा भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में माप जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर को दोस्तों क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। उसे क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इस क्लॉक स्पीड को अगर मापने की प्रक्रिया की बात करें, हम मापते कैसे हैं? तो उसे हम मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। उसे मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। क्या करते हैं? मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मापते हैं क्लॉक स्पीड को। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेस को क्या क्या जाता है? घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर को घड़ी की गति में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर को मापने की बात करें या कैसे मापा जाता है, तो उसे मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है और गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ये इसके भी संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आगे मिल सकते हैं। एक एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एकीकृत का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों हमने क्या देखा था? जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, और थर्ड जनरेशन में क्या किया गया था? इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया गया था। क्या किया गया था? इंटीग्रेटेड चिप का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। जो सर्किट जो हमारा दोस्तों क्या हुआ, एक प्रकार का सर्किट जो होता है वो क्या होता है? चिप होता है। क्या होता है? चिप होता है। तो यहाँ पे चिप हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हमने क्या देखा दोस्तों? 3 घटक है। एक एएलयू है, फिर दूसरा क्या है? कंट्रोल यूनिट है, और तीसरा हमारा क्या था? रजिस्टर था।
तीसरा क्या था, रजिस्टर था। तो ये हमारा क्या है, सीपीयू का टर्म है, सीपीयू के अंतर्गत में आता है। अब सीपीयू के अंतर्गत की बात करें दोस्तों, तो इसमें एएलयू दिया है क्या, एएलयू नहीं है, सीयू भी, कंट्रोल यूनिट भी नहीं है। लेकिन दोस्तों रजिस्टर हमारा क्या है, हम रजिस्टर क्या जानते हैं, रजिस्टर हमारा जो काम करता है वो मेमोरी के रूप में काम करता है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करता है, या तो चिप के रूप में काम करता है। तो रजिस्टर हमारा यहाँ पे क्या है, मेमोरी के रूप में काम करेगा। तो मेमोरी हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। तो सीपीयू का 3 घटक हम क्या जानते हैं दोस्तों, मॉनिटर होता है क्या, बिल्कुल नहीं। एएलयू होता है, मेमोरी भी हो सकता है, होता है, लेकिन हमारा मॉनिटर नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, यानी कि दोस्तों हमारा बी नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें मॉनिटर आ गया, इसमें कीबोर्ड आ गया, तो ये हमारा बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सॉरी निम्नलिखित में कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है। तो हमारा देखिए दोस्तों, एएलयू है, बस है क्या, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल यूनिट है और एएलयू, यानी कि यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, सीपीयू को हमारा कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, या तो ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी चाहिए और हार्डवेयर भी चाहिए, बिना दोनों का ये कंप्यूटर संभव नहीं हो सकता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, बिल्कुल नहीं। जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा, ना ही कुछ प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों मिलके बने तो सही हो सकता है। यह एक, जब दोस्तों तीनों हमारा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि डी नंबर का हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बिल्कुल सही, जो डेटा को संग्रहित करता है, यानी कि स्टोरेज करने का काम करता है, साथ ही साथ पुनः प्राप्त करता है। तो एक बार डाटा को हम सेव कर सकते हैं, फिर से उस डाटा को बाहर निकाल सकते हैं और उसे हम उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो सीपीयू को हम क्या जानते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क या तो ब्रेन कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, तो सीपीयू है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, स्पीड, जाहिर सी बात है वो तेज काम करता है कंप्यूटर, डेटा स्टोरेज करने का भी काम करता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब दोस्तों सही, ज्यादा से ज्यादा गलती जो होता है कंप्यूटर बहुत कम मात्रा में गलती करता है, यानी कि ना के बराबर गलती करता है, ना के बराबर गलती करता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंटेलिजेंस कोसेंट जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। इंटेलिजेंस कोसेंट का मतलब क्या है दोस्तों, क्या उसमें, इंटेलिजेंस का मतलब क्या था दोस्तों, क्या उसमें बौद्धिक क्षमता होता है क्या, मनुष्यों के जैसा वो सोच सकता है क्या, बिल्कुल नहीं सोच सकता है। क्योंकि बौद्धिक, इंटेलिजेंस का मतलब क्या था, बौद्धिक, बौद्धिक यानी कि बुद्धि, विवेक। उसको जितने डाटा हम फीड करेंगे वो उसी के अनुसार काम करेगा। लेकिन आजकल दोस्तों जो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है कि वो अपने से बहुत कुछ सोच के कर सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, तो एएलयू है, मेमोरी है, सीपीयू है, तो कागज नहीं है। तो डी नंबर का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, बिना सीपीयू का क्या हो सकता है कंप्यूटर, बिल्कुल नहीं। रैम भी चाहिए, रोम भी चाहिए। यूएसबी दोस्तों ये एक्सटर्नल पोर्ट या तो पेरिफेरल डिवाइस हम कह सकते हैं। तो यूएसबी, विदाउट यूएसबी का भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यूएसबी क्या है, कंप्यूटर का भाग नहीं है। सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था, अगर गति मापना हो सीपीयू का, तो उसमें सीपीयू का प्रोसेसर या गति मापना हो, तो हमने क्या देखा था, क्लॉक, क्लॉक स्पीड में मापेंगे। किसमें मापेंगे, क्लॉक स्पीड में। और क्लॉक स्पीड में अगर मापेंगे तो उसको हम किस में मापते हैं, या तो मेगा हर्ट्ज में मापते हैं, मेगा हर्ट्ज में, या तो उसे गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा दिया गया ऑप्शन में, मेगा हर्ट्ज, यानी कि ए नंबर का क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट
आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रा वैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, या तो हम इसे डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि सिलिकॉन का जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, बिना सिलिकॉन का चिप बन ही नहीं सकता है। यानी कि दोस्तों जितने भी सर्किट का निर्माण होता है उसमें सिलिकॉन का अनिवार्य रूप से जरूरत होता है, जो कि एक उपधातु है यानी कि मेटेलॉइड है। क्या है? उपधातु है, और ये क्या है? एक मेटेलॉइड है। क्या है? मेटेलॉइड है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन से कैसे हम छाट सकते हैं? अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? उपधातु का इस्तेमाल किया गया है। तो सोना तो हमारा धातु है, चांदी भी हमारा धातु है, कॉपर भी हमारा धातु है। तो यहाँ एकमात्र उपधातु कौन सा हो गया? कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से भी हम आंसर इसका दे सकते हैं। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। देखिए दोस्तों पोर्ट मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, डाटा को क्या है? ट्रांसफर करना। जैसे कि हमारा एक क्या है? हार्ड ड्राइव है। जैसे कि हमारा दोस्तों एक क्या है? हार्ड ड्राइव है। क्या है? हार्ड ड्राइव है। अगर मुझे इस हार्ड ड्राइव से कहीं डाटा ट्रांसफर करना है तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ से पुनः अगर हमें हार्ड ड्राइव में डाटा ले जाना है तो यहाँ से भी ला सकते हैं। यानी कि हार्ड ड्राइव से डाटा को हम निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित कर सकते हैं। ये सही है, ये सही है। केवल यहाँ पे केवल अगर दोनों देता तो हो सकता था, तो केवल हार्ड ड्राइव को दोनों जानकारी स्थान कर सकता है, यानी कि ये भी कर सकता है, दोनों कर सकता है, यानी कि दोनों सम्मिलित रूप से सही होगा। दोनों सम्मिलित रूप से सही, यानी कि सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है दोस्तों कौन सा है? सीपीयू है। अगर आदमी का दिमाग नहीं रहेगा तो वो काम कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं काम कर सकता है। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है, तो सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? कंप्यूटिंग करता है। तो देखिए दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे मिनी कंप्यूटर हो, चाहे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, हर किसी कंप्यूटर में दोस्तों सीपीयू का होना अनिवार्य है। बिना सीपीयू का वो कंप्यूटिंग कर ही नहीं सकता है। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूरा नाम पूछा गया है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कोर बिल्कुल नहीं, सर्किट बिल्कुल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होता है। तो उसमें हमने क्या देखा था दोस्तों? कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, साथ ही साथ हमारा स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है, सॉरी रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर हमारा क्या है दोस्तों? एक मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों आगत आगत बिल्कुल नहीं, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल यूनिट, प्राथमिक स्टोरेज यही है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन गौण स्टोरेज बिल्कुल नहीं होगा। नियंत्रित कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण यूनिट का मतलब क्या? कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक तर्क यूनिट यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बिल्कुल है। प्राथमिक स्टोरेज यानी कि प्राथमिक स्टोरेज बिल्कुल सही, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। तो हमने क्या कहा था दोस्तों? अगर कोई कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा? हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कंप्यूटर साक्षर कौन कहलाएगा? जो एप्लीकेशन को अच्छे रूप से सुचारू रूप से चला सके। क्या करे? सुचारू रूप से चला सके। तो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, यानी कि पहला ही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में बिल्कुल नहीं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? जो प्रोग्रामिंग लिखने वाला तो वो बनाता है। तो प्रोग्राम लिखने वाला बिल्कुल नहीं, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने वाला, ये तो इलीगल काम हो गया दोस्तों। तो जो इलीगल काम करेगा उसे कंप्यूटर साक्षर हम थोड़ी कह सकते हैं। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा पत्र पैडलॉक का रंग होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यूआरएल की फुल फॉर्म की बात करें तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफ यूआरएल का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये इसके कलर की बात करें दोस्तों वेबसाइट का, तो इसका कलर क्या होता है दोस्तों? ग्रीन कलर का होता है। क्या? ग्रीन कलर का होता है, यानी कि ये हरा कलर का होता है। तो हरा कलर यानी कि बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सॉरी
कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों MIPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। पर पर सेकेंड क्या होता है? पर सेकेंड क्या होता है? पर सेकेंड। तो यहाँ पे मार्जिनल इनपुट स्टोरेज बिल्कुल नहीं, मिलियन इंस्ट्रक्शन सेकेंड, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इसका इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो ये इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? ये स्पीड को मापने के में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापा जाता है। प्रसंस्करण गति को मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा? घड़ी के पहली बात तो यहाँ पे घड़ी के गति में यानी कि क्लॉक स्पीड को मापते हैं। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और अभी हमने दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? जो MIPS होता है यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना मिलियन भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है। ये प्रसंस्करण का मतलब क्या है? यानी कि उसे कैलकुलेट कर सकता है। क्या कर सकता है? कैलकुलेट कर सकता है, या तो उसमें संबंधित रिजल्ट को क्या करता है? शो करता है, यानी कि एक सेकंड के अंतर्गत मिलियन इंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि सम्मिलित रूप से बी और सी, ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है वो हमारा क्या है? माइक्रो चिप है। सीपीयू से सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। वो कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर हमारा किसको एक्सेस कर सकता है? यानी कि पेरिफेरल डिवाइस हम जितने भी प्रकार के लगाएंगे, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे मॉनिटर हो, या चाहे तो जॉयस्टिक हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, सारे सारे हमारा क्या करता है? सीपीयू सीपीयू सबको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पेरिफेरल्स का मतलब क्या? सीपीयू में हमारा आपने देखा होगा दोस्तों, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो मॉनिटर होता है एक। एक क्या होता है? मॉनिटर। सॉरी, एक क्या होता है? मॉनिटर होता है। और मॉनिटर के साथ दोस्तों हमारा एक क्या होता है? इधर यूएसबी सॉरी सीपीयू होता है। और सीपीयू में दोस्तों यहाँ पे कई प्रकार का क्या होता है? यूएसबी पोर्ट लगा होता है। क्या होता है? यूएसबी पोर्ट लगा होता है। और उस यूएसबी पोर्ट के थ्रू से हम प्रिंटर को भी लगा सकते हैं, कीबोर्ड को लगा सकते हैं, स्कैनर को लगा सकते हैं, जॉयस्टिक को लगा सकते हैं, यानी कि तरह तरह पेरिफेरल डिवाइस को हम लगा सकते हैं। तो ये सारे को पेरिफेरल डिवाइस को कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू करता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? बिल्कुल नहीं। जो गणना में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। ये डिवाइस डेटा का संग्रहण करने में? बिल्कुल नहीं दोस्तों। यानी कि ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो हमने क्या कहा था दोस्तों? प्रिंटर हमारा बाहर से लगाया जाता है, मॉनिटर भी हमारा बाहर से लगाया जाता है, कीबोर्ड भी हमारा बाहर से लगाया जाता है। लेकिन मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड क्या है? हमारा सीपीयू का मेन पार्ट होता है, जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं। तो यहाँ पे मदरबोर्ड हमारा, मदरबोर्ड के अंतर्गत में क्या आ सकता है? हमारा सीपीयू आ सकता है, हार्ड डिस्क आ सकता है। तो मदरबोर्ड यहाँ पे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिना मदरबोर्ड का कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क हमारा क्या है? अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो ये हमारा इंटरनल डिवाइस है, यानी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है हमारा। ये सीपीयू हमारा क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। ओ सॉरी सॉरी। यहाँ पे हमारा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम क्या जानते हैं, ये अगर हार्ड डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, या तो सीपीयू की बात करें, सीपीयू की बात करें, या तो मदरबोर्ड की बात करें, मदरबोर्ड की बात करें, ये तीनों हमारा क्या होता है दोस्तों? हार्ड डिस्क, सीपीयू और मदरबोर्ड, ये तीनों हमारा क्या होता है दोस्तों? समूह से, यानी कि ये हार्ड डिस्क से संबंधित है। क्या है ये? यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। क्या है ये?
कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। मदरबोर्ड हमारा क्या होता है, सर्किट जो हमारा बना होता है वो होता है। सीपीयू हमारा, तो हम जानते हैं सीपीयू जो हमारा फ्रेम होता है जिसमें यूएसबी पोर्ट वगैरह डाला जाता है। हार्ड डिस्क हमारा ये क्या है, जो स्टोरेज, हार्ड डिस्क हमारा अंदर में इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये तीनों हमारा क्या है, एक है। हार्ड डिस्क, सीपीयू और मदरबोर्ड क्या है, ये हार्डवेयर से संबंधित है। लेकिन बेमिन बड्डी की बात करें तो ये हमारा संबंधित नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है, सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बुक में ए नंबर का आंसर लिया गया है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो बी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई सॉफ्टवेयर है हमारा, तो वो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या कहाँ चलाएंगे, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मॉनिटर चाहिए, या तो मोबाइल, जैसे कि मोबाइल की बात कर लेते हैं। मोबाइल में कोई एप्लीकेशन हमारा है, फेसबुक ऐप है, तो वो फेसबुक हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो उस सॉफ्टवेयर बिना, क्या बिना मोबाइल का चल सकता है क्या वो सॉफ्टवेयर, नहीं चल सकता है। तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल हमारा क्या है, हार्डवेयर है। तो बिना हार्डवेयर को हम सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। इसलिए हमें हार्डवेयर की आवश्यकता होती है सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो यहाँ पे हार्डवेयर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर निम्नलिखित में से किसके बीच में, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कंप्यूटर हमारा सही से ऑपरेट कर सकता है। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है, बैकअप के बारे में सच नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बैकअप का मतलब क्या है दोस्तों, कोई डाटा को अगर हम क्या करेंगे, कॉपी करके, कोई डाटा को कॉपी करके हम दूसरे जगह पर पेस्ट करके सेव कर दिया, हमने क्या किया, सेव कर दिया, ताकि बाद में इस पेस्ट या सेव डाटा को हम फिर से निकाल सकते हैं। ये तो बैकअप या तो हम प्राप्त कर सकते हैं। बैकअप का तो मतलब क्या दोस्तों, जैसे कि कोई गाड़ी से कहीं जाता है दोस्तों, फोर व्हीलर से, तो एक स्टेपनी रखता, हर किसी गाड़ी में लगभग एक स्टेपनी होता ही होता है। कहीं अगर एक टायर पंक्चर हो गया, तो वो स्टेपनी हमारा काम होता है। तो वो स्टेपनी को हम क्यों रखते हैं, एक बैकअप के तौर पे रखते हैं, कहीं की अगर दिक्कत हो तो उस स्टेपनी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो काम चला सकते हैं। तो वो बैकअप कहलाता है, क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। उसी प्रकार से कोई फाइल को हम क्या करते हैं, सेव करके या कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करके सेव करके रखते हैं, ताकि वहां से फिर से हम पुनः बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि, बिल्कुल दोस्तों, अगर कॉपी करके रखेंगे तभी तो हम, प्रतिलिपि का मतलब क्या, कॉपी, सेव फाइल को फिर से वापस प्राप्त कर सकते हैं। यह कारोबारों की नियंत्रण योजना का हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। यानी कि कहीं डाटा को सेव करना हो तो हम सेव करके न रखेंगे, कॉपी पेस्ट करके। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होता, बिल्कुल गलत दोस्तों, पीसी को नियमित रूप से आवश्यकता होता है। तो ये सी नंबर का गलत है, तो सही आंसर सी नंबर का ही हो जाएगा। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होता है, बिल्कुल सही बात है ये। आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि उसकी, अगर प्रोसेसर को मापना है हमें, तो प्रोसेसर को मापने के लिए हम मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो हमारा काम करता है, उसकी आंकड़ा संगणक का मतलब क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो प्रोसेस स्पीड को मापना है, तो उसे हम बीट प्रति सेकंड में मापते हैं, किसमें, बीट प्रति सेकंड। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बीट के बारे में आया है, तो थोड़ा सा बीट के बारे में हम बता देते हैं। बीट में क्या होता है दोस्तों, जनरली जो हमारा होता है, जीरो और वन को हम क्या कहते हैं, बीट कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो और वन को एक बीट हम कह सकते हैं, एक बीट्स, एक बीट्स। अगर यहाँ पे दोस्तों चार बीट्स जब हमारा मिल जाता है, तो चार बीट्स मिलने के बाद उसे हम क्या कहते हैं, एक निब्बल कहते हैं, क्या कहते हैं, एक निब्बल कहते हैं। और अगर आठ बीट्स मिला, अगर आठ बीट्स मिला, तो आठ बीट्स को हम क्या कहते हैं, एक बाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बाइट कहते हैं। यहाँ पे बिट्स है दोस्तों, यहाँ पे बाइट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बाइट है। अगर 1024 बाइट्स मिला,
तो 1024 बाइट अगर मिल गया दोस्तों, तो हमारा कितना बनता है, 1 KB बनता है। केबी का मतलब किलो बाइट। और अगर 1024 KB मिला, तो यहाँ पे हमारा 1 MB बनता है, यानी कि मेगा बाइट। क्या बनता है, मेगा बाइट। अगर 1024 MB मिला, तो हमारा बनता है 1 GB, यानी कि गीगा बाइट। और 1024 GB मिला, तो हमारा बनता है 1 TB। टीबी का मतलब क्या था दोस्तों, टेराबाइट। और अगर 1024 TB मिला, तो बनता है 1 PB, यानी कि पेटाबाइट। हमारे लिए दोस्तों इतने आवश्यक है, इससे ज्यादा आवश्यक नहीं है। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है, तब, यानी कि दोस्तों जब सीपीयू में हमारा डिस्टरबेंस जनरेट हो जाएगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा। प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है, तब, तो देखिए दोस्तों, अगर सीपीयू में प्रॉब्लम जनरेट होता है दोस्तों, तो वो क्या करता है उसमें, जैसे कि देखिए, व्यवधान का मतलब क्या, रुकावट आ गया। क्या हो गया, रुकावट आ गया। अगर सीपीयू में रुकावट आ गया, तो वो क्या करता है, सीपीयू बंद नहीं कर देता है। क्या करता है वो, बंद नहीं करता, उस रुकावट को सॉल्व करने का काम करता है। क्या करता है वो, खुद ब खुद उधर सॉल्व भी करता है। जो डायरेक्शन या निर्देश जो मिलता है, उस निर्देश के अनुसार वो भी धीरे धीरे करता है। दोनों काम करता है, रुकावट को सॉल्व करने का भी काम करता है, और जो डायरेक्शन या जो निर्देश मिला है, उसे एग्जीक्यूट करने का भी काम करता है। तो ये हमारा उसका सीपीयू का क्या होता है, जब समस्या आता है तब ये करता है वो। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर विनिर्देशों का निष्पादन रोक देता है। वो रोकता नहीं दोस्तों, विनिर्देशों का मतलब डायरेक्शन जो होता है, वो रोक नहीं देता है, वो प्रोसेसिंग चालू रखता है। रुकावट को स्वीकार करते हुए सब रूटीन की शाखाएं बना देता है, शाखाएं बनाने का काम नहीं करता है वो। रुकावट को स्वीकार करते हुए विनिर्देशों का निष्पादन जारी नहीं रखता है, वो जारी रखता है। यहाँ पे नहीं अगर होता, अगर नहीं हट जाता, तो सही आंसर यही हो जाता। तो रुकावट को स्वीकार करते हुए विनिर्देशों को जारी रखता है, यानी कि डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा है, रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर हमारा एक प्रकार का क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि जो कंप्यूटर से संबंधित होगा। हमारा क्या दोस्तों, संचयक जो होता है, ये भी हमारा एक रजिस्टर का भाग होता है। प्रोग्रामर काउंटर जो होता है, ये भी हमारा क्या होता है, रजिस्टर होता है। स्टैक पॉइंटर भी हमारा रजिस्टर होता है। लेकिन ये बफर जो हमारा होता है दोस्तों, एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, अगर पुनः आरंभ करना हो, तो उसमें हमारा सिस्टम डिस्क की आवश्यकता होता है और उपयोगी होता है। तो बी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डेस्क कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। तो 16 बीट, सॉरी 64 बीट होता है दोस्तों। कितना होता है, 64 बीट हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 सेकंड में वो 64 बीट को प्रोसेसिंग कर सकता है। एलयू और सीपीयू I/O नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है। तो ये जाहिर सी बात दोस्तों, ये साफ साफ हमारा क्या दिख रहा है, सीपीयू का पार्ट हमारा क्या है, एएलयू है। और ये हमारा क्या है, हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। तो ये हमारा ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या पर्यावरण में हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगाएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, डिजाइन इंजन में सीपीयू लगाएंगे, इंजीनियरिंग चित्रांकन आर्किटेक्टर लोग ड्राइंग के दौरान क्या सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नहीं। यानी कि ए नंबर का ही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, GIGO का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, ये हम जानते हैं। GIGO का मतलब होता है गार्बेज, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गार्बेज आउट। और गार्बेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कूड़ा और गंदगी होता है। क्या होता है, कूड़ा और गंदगी, यानी कि कूड़ा को अंदर करो, कूड़ा को बाहर करो। तो कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, ए नंबर का ही क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप साधारणतः बनी होती है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन से संबंधित होता है और बना होता है। एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, तो जो मेगाहर्ट्ज हमारा इस्तेमाल करते हैं या गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल हो, मेगाहर्ट्ज या तो गीगाहर्ट्ज का जो हमारा इस्तेमाल होता है वो हम कहाँ पे करते थे, क्लॉक स्पीड में करते थे। क्लॉक स्पीड को मापने के लिए यानी प्रोसेसिंग यूनिट को मापने के लिए क्लॉक स्पीड में, क्लॉक स्पीड को मापने के लिए, यानी कि दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड होता है उसको किस में मापते हैं, क्लॉक स्पीड में। और क्लॉक स्पीड की प्रोसेस में उसको क्या लिखते हैं, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्लॉक स्पीड यानी कि गति को मापने का काम करेगा। तो स्मृति का आकार और उपरोक्त यहाँ पे ये दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी गति है और यहाँ पे भी गति है, दो गति है। लेकिन दोस्तों क्लॉक से हम क्या जानते हैं, समय यानी कि टाइम, टाइम, और टाइम को हिंदी हम में हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो काल से कालंद यानी कि सी नंबर का हमारा क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों हिंदी में ना समझ में आए ऐसे क्वेश्चन, तो इंग्लिश में तुरंत स्विच कर जाना है, जिसमें वहां पे टाइम स्पीड, क्लॉक स्पीड लिखा होगा, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं इंग्लिश में चेंज करके। पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है, तो पीसीबी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, पंजाब कमर्शियल बैंक, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, तो रैम हमारा आंतरिक हिस्सा है, भी हमारा आंतरिक हिस्सा है, मदरबोर्ड भी हमारा आंतरिक हिस्सा है। लेकिन दोस्तों फ्लैश ड्राइव की बात करें तो ये एक्सटर्नल पार्ट होता है हमारा, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत में इसको हम रख सकते हैं, क्योंकि इसे बाहर से ऐड किया जाता है, इसमें इसे बाहर से ऐड किया जाता है, यानी कि ये यूएसबी पोर्ट के माध्यम से ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो सीपीयू हमारा क्या दोस्तों, हार्डवेयर है, मदरबोर्ड भी हमारा क्या हार्डवेयर है, फ्लॉपी डिस्क भी हमारा क्या हार्डवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, वो सॉफ्टवेयर ही हमारा क्या दोस्तों, सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर होता है, तो वो हमारा यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आज के दोस्तों हमारे इतने सवाल थे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे ये वीडियो अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल हुआ होगा। तो दोस्तों अगर हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।